एक बार की बात है, एक घमंडी खरगोश था, किट्टू खरगोश। वो सबको परेशान करता रहता था। अबे कछुए, तू कितना ढीला है, थोड़ा जल्दी चलना। ये देख। बदमाश किट्टू। फिर एक दिन कछुए को गुस्सा आया। घमंडी किट्टू, तू अपने आप को समझता क्या है? जब देखो सबको तंग करता रहता है। ओए धीमे कछुए, ज्यादा उड़ मत। तेरे को तो ठीक से चलना भी नहीं आता। अच्छा किट्टू, तुझको अपनी रफ्तार पे घमंड है। चल आजा, रेस करते हैं। और छोटी मोटी रेस नहीं, लंबी रेस करेंगे। अबे मजाक कर रहा है? रेस, वो भी मेरे साथ? जितनी देर में तू एक पैर उठाएगा, मैं तो रेस जीत भी चुका हूँगा। ठीक है, तेरी मर्जी। चल रेस ही करते हैं। ये सही है, रेस होनी चाहिए। बहुत दिन हुआ जंगल में कुछ मजा नहीं हुआ। ये मजेदार है। रेस होगी, रेस होगी। कल सुबह 6 बजे यहीं से शुरू होकर वो दूर पहाड़ी की चोटी तक भागना है। जो जीतेगा उसे तेजू मास्टर का खिताब मिलेगा। सब जानवर आ जाओ कल सुबह। हारने को तैयार हो जाए कछुए, और देख ले, आ जाना, गायब मत हो जाना। मैं यही मिलूंगा किट्टू। कल पूरे जंगल को पता चलने दो कौन तेज है। कछुआ काका, तुमको सचमुच लगता है कि तुम किट्टू को हरा दोगे? देखते जाओ नट्टू, खरगोश घमंडी है, जरूर हारेगा। जैसे पक्का हुआ था, सब जानवर सुबह सुबह रेस देखने के लिए पहुंच जाते हैं। कछुआ और किट्टू भी तैयार है। रेस शुरू होती है। ये मेरा मुकाबला करने चला था। ये इसको तो पहुंचते पहुंचते शाम होने वाली है। अरे वाह, इस खेत में तो गाजर लगी हुई है, लाल लाल गाजर। मुझे तो भूख लगने लगी। चलो पेट पूजा हो जाए। वैसे भी कछुआ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मजा आ गया, लाजवाब गाजर थी। अब थोड़ा पानी मिल जाए। कछुआ तो अभी भी नजर नहीं आ रहा है। अब दिखा है थोड़ा सा, बहुत ही स्लो है। आ जाने दो थोड़ा पास में, तब मैं फौरन इसको पीछे छोड़ दूंगा। कल से लोग मुझे तेजू मास्टर के नाम से जानेंगे। अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। और किट्टू सोता रहा, लेकिन कछुआ अपनी धीमी धीमी चाल से चलता रहा। शाम हो गई। कछुआ रेस जीतने वाला था। सब जानवर खुशी से चिल्लाने लगे, जीतेगा भाई, जीतेगा। कछुआ काका जीतेगा। कछुआ काका जिंदाबाद। शोर सुन के किट्टू उठता है और बहुत तेज भागता है, पर कछुआ तो रेस जीत चुका था। किट्टू को बुरी तरह से हराने के बाद तेजू मास्टर का पुरस्कार कछुआ काका को मिलता है। मैं कछुए से हार गया। निराश ना हो किट्टू, तुम बहुत तेज भागते हो। तुम सिर्फ इसलिए हारे क्योंकि तुम्हें खुद पर घमंड था कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। याद रखो, कोई जानवर छोटा नहीं होता, और जो जानवर हमेशा अपने लक्ष्य के लिए काम करता रहे, उसकी जीत जरूर होती है।
एक जंगल में एक विशाल पेड़ था। पेड़ पे बहुत तरह के पंछी अपना घर बना के रहते थे। कौवा, मैना, बुलबुल, तोता और भी कई सारे। उनका जीवन अच्छे से बीत रहा था, पर एक दिन वहां एक खतरनाक सांप आया। सांप ने पेड़ के नीचे ही अपना घर बना लिया और वहां रहने लगा। रहने तक भी ठीक था, पर सांप ने दूसरों को परेशान करना शुरू कर दिया। वो रोज पेड़ पे चढ़ के चिड़ियों के 2-3 अंडे खा जाता। मेरी जान चिड़िया के अंडे खाना। मेरी जान चिड़िया के अंडे। संडे हो या मंडे, रोज खाओ चिड़िया के अंडे। टिंग टिंग टिंग। सभी पंछी परेशान थे। उन्होंने एक सभा बुलाई। दोस्तों, ये मुश्किल घड़ी में आप सभी को इकट्ठा किया है। कल मेरे घोंसले में से 2 अंडे वो ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाला सांप खा गया। वो ताकतवर है, इसीलिए उसे कोई कुछ नहीं बोल सकता। अब यहाँ रहना मुश्किल है। वो अंडे खा जाता है, हमारे बच्चों को खा जाता है। मुझे लगता है हम सबको ये पेड़ छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। अरे पर हम तो इस पेड़ पे सदियों से रह रहे हैं। मेरा जन्म यही हुआ, मेरी मम्मी भी यहीं रहती थी। कितनी यादें हैं हमारी। ये पेड़ हमारा घर है। क्या कुछ और किया नहीं जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। मेरे पास एक तरकीब है, सब लोग जरा पास आओ। फिर कौवे ने सबको पास बुला के अपना प्लान समझाया। वाह 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 वाह, कहो मामा आप तो बहुत बुद्धिमान है, ऐसा ही करते हैं। चलो। फिर मिलकर सब पंछी राजा के महल गए। महल के दरवाजे पे दरबान बैठे थे। मीनू मैना दरबान के पास जाके अपनी सुरीली आवाज में गाना गाने लगी। आ ला 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 ला, कुहू 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 कुहू। अरे भोला, देख कितनी प्यारी मैना है, कितना सुर में गा रही है। चल थोड़ा पास जाके सुनते हैं। दोनों दरबान दरवाजा छोड़कर मैना का गाना सुनने लगे। कालू कौवा और पोपी पोपट महल के अंदर चले गए। अंदर जाके कालू कौवे ने रानी के कमरे से मोती का हार उठा लिया। वो तेजी से बाहर की तरफ भागा। तभी पोपी पोपट ने आवाज लगाई, चोर 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 चोर, रानी सा का हार चुरा लिया, पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए। आवाज सुन के राजा की दरबान चौंक गए और तेजी से कौवे के पीछे भागे। कालू कौवा भी धीरे धीरे पेड़ की तरफ उड़ता रहा ताकि दरबान पीछे से आ सके। फिर पेड़ पे पहुंचकर कालू ने वो मोतियों की माला सांप के बिल में डाल दी। सरताज मियाँ, तुमसे मिलने कोई आया है। कौन है भाई? मेरे सोने का वक्त है, क्यों सुबह सुबह परेशान कर रहे हो? भोला संभाल, देख सांप। जाने मत देना, उसके गले में रानी सा का हार है, मार उसे। फिर दरबार ने अपने भाले से सांप को मार दिया और हार लेके चले गए। दुष्ट सांप का अंत हुआ। सभी चिड़िया फिर से उस पेड़ पे खुशी खुशी रहने लगी। समझे बच्चों, जब शक्ति से काम ना हो पाए तब युक्ति काम आती है। नन्ही नन्ही चिड़ियों ने भी सांप को हरा दिया। ये कहानी है वीरपुर गांव के एक किसान की। राम स्वरूप बहुत मेहनती किसान था और बहुत मन लगा के काम करता था, लेकिन उसके 3 हट्टे कट्टे बच्चे थे। तीनों बच्चे बहुत ही आलसी थे। वो कभी मेहनत नहीं करते थे।
बस यहाँ वहाँ घूमते रहते और कोई काम न करते। माँ रोटी, बड़ी भूख लगी है, बहुत थक गए हैं। अरे वाह, ऐसा क्या काम करके आया है जो थक गया? अरे माँ, खिलाड़ी हैं बड़े भैया, क्या पत्ते खेलते हैं, इतने अच्छे कि कभी कोई हरा नहीं पाया। हे भगवान, बस यही लत लगनी रह गई थी। अब जुआ भी खेलना शुरू कर दिया तुम लोगों ने। जाओ, आज रोटी नहीं मिलेगी। दे देना माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ ना खाया सवेरे से। हाय मेरे बच्चे, सुबह से भूखे बैठे हो, आए क्यों नहीं? रुको, मैं अभी खाना लगाती हूँ। अरे नास मिटो, वक्त रहते सुधर जाओ तीनों, कुछ काम धंधा कर लो। बुढ़ा बाप ज्यादा दिन तक काम नहीं कर पाएगा, खुद खेती बाड़ी करो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। अरे नहीं पिताजी, खेती आज के जमाने में कौन करता है, बहुत मेहनत लगती है। आप खेत तो बेच ही दो और जो पैसा आएगा उससे एक दुकान ले लो, बहुत आइडियाज है मेरे पास। और मैं तो मुंबई जाऊंगा, फिल्म बनाऊंगा, थोड़ा पैसा चाहिए बस। वाह जी वाह, तू क्या करेगा बे छोटे, आज तो तू भी बता ही दे। मैं कुछ क्यों करूंगा? अरे पिताजी, आपने इतना कुछ किया है, उसके बाद भी अगर मुझे काम करना पड़े तो लानत है। अरे ओ भगवान, लठ देना मेरा जरा, तुमने सर पे चढ़ा रखा है, मैं अभी इन तीनों को बराबर करता हूँ। नहीं, भाग नरेश, राकेश। अरे रोटी तो ले जाओ। फिर धीरे धीरे राम स्वरूप बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया, उसका देहांत हो गया। उसके तीनों बच्चों ने अभी भी काम करना नहीं सीखा था। पिताजी के जाने के बाद कमाई का कोई साधन नहीं बचा था। हे भगवान, तुम मुझे भी उठा ले, ऐसे निखट्टू औलाद होने से तो मर जाना ही भला है। पता नहीं अब इनका क्या होगा। परेशान मत हो देवी, मेरे पास इनका इलाज है। जितना मैं इनको जानता हूँ, ये नटखट है, आलसी है, पर नालायक नहीं है। क्या बताऊं पंडित जी, मैं तो हार गई। ना तो ये घर का कुछ काम करते हैं और न बाहर का। जैसे मैं बताता हूँ वैसे करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर अगले दिन माँ अपने तीनों बच्चों को बुलाती है और बताती है, बच्चों, पिताजी तो नहीं रहे, पर उनकी एक चिट्ठी मिली है। इसमें उनकी विरासत के बारे में कुछ लिखा है, पढ़ लो। मेरे निखट्टू बच्चों, मैंने अपने जीवन में बहुत परिश्रम किया और बहुत धन इकट्ठा किया। ये सारा धन मैंने अपने खेत में गाड़ दिया है। मेरे मरने के बाद तुम लोग ये सारा सोना खोद के निकाल लेना। तुम्हारा बदनसीब बाप। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे तो भाग खुल गए। चल राकेश, नरेश, हम आज ही खुदाई करके सारा सोना ले आते हैं। हाँ भैया चलो। हाँ भैया चलो। फिर तीनों भाई खेत को खोदने में लग गए। 5 दिन तक खोदने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। मैं तो थक गया भाई साहब, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हमने तो सारा खेत खोद दिया। अरे बच्चों, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हो तीनों, क्या बात है। हाँ, क्या बताए पंडित जी, पिताजी तो मरने के बाद भी हमसे बदला ले रहे हैं। चिट्ठी में लिख के गए कि खेत में कुछ सामान रख छोड़ा है हमारे लिए। हमने सारा खेत छान मारा पर कुछ नहीं मिला। वाह वाह, खेत तो बड़ा अच्छा जोता है तुमने। अब इसमें अगर गेहूं लगा दिया जाए तो क्या फसल निकल के आएगी। बस बीज डालना है और पानी देना है, सोने जैसी फसल निकलेगी, सोने जैसी। भैया,
पहली बार मेहनत की है, इतना पसीना बहा के भी अच्छा लग रहा है। चलो ये भी कर लेते हैं, शायद कुछ मेहनत की भरपाई हो जाए। सही कह रहे हो भैया, पिताजी तो अकेले ही सारी खेती करते थे, हम तो फिर भी 3 भाई हैं। मन लगा के काम करो तीनों भाई, बीज डाल के सिंचाई करो, रोज करो, और फसल की रखवाली भी करो, कोई जानवर ना आने पाए। तीनों भाइयों ने बहुत ही मेहनत से काम किया और उनको अपने कठिन परिश्रम का फल भी मिला। बहुत ही अच्छी फसल हुई और बिल्कुल सोने जैसा सुंदर गेहूं उगा। वाह भैया, देखो कितनी अच्छी खेती हुई है। सरकार गेहूं का 1.5 गुना दाम दे रही है, बहुत मुनाफा होगा। हाँ छोटे, चल जल्दी से बेच आते हैं और जो पैसा आएगा उनसे एक दुकान लेंगे, रेशन बेचेंगे, महेश एंड ब्रोस। अरे नहीं भैया, मेरी फिल्म के लिए पैसा बचा लेना, मैंने तो बच्चन साहब से बात भी कर लिया है। बच्चन साहब से? चलो ये अच्छा हुआ, अब ये सारा खेत मेरा है। मेरे बच्चे अब मेहनत की कीमत जान गए हैं। तीनों मिलके खेत में काम करते हैं, खुश है। व्यूअर्स, आप भी समझ गए ना, आलस करके कभी तरक्की नहीं मिलती। आप लोग अगर मेहनत करोगे तो जरूर सफल होगे। और अपने माँ बाप का ख्याल रखना, सेवा करना। चलती हूँ, बाय। ये कहानी बहुत मजेदार है, इसमें हम सबके जीवन का सार है। एक धोबी और उसके गधे की। वीरपुर में रहता था एक धोबी ढोलक चंद और उसका एक गधा गोलू। तू जो मेरे सुर में सुर मिला दे। गोलू नटखट था, उसको शैतानी करना और हल्ला मचाना बहुत पसंद था। उसके चिल्लाने के कारण सभी अड़ोसी पड़ोसी परेशान थे, जिसमें से एक था अब्दुल मोची। हद है ये ढोलकचंद का गधा, रात को भी सोने नहीं देता, पूरे टाइम रेंगता रहता है, जीना मुश्किल कर रखा है। दिन भर काम करने के बाद रात को चैन से भी सो नहीं सकती। आज मैं इसकी अच्छे से खबर लेता हूँ। फिर अब्दुल जाता है ढोलकचंद के पास शिकायत करने। अरे ओ ढोलकचंद, ये अपने गधे को चुप करा लो, बहुत रेंग रहा है, किसी को नींद नहीं आ रही है गांव में, चुप करा लो वरना बता दे रहे हैं, अच्छा नहीं होगा। ये सही है, तू हमरे घर में घुस के हमको ही धमकी देगा और हम का सुनत रहेंगे। गधा नहीं है, बच्चा है हमरा गोलू, अपने घर पे बैठ के बोल रहा है, किसी और के यहाँ नहीं बैठा। तुमको इतनी तकलीफ हो रही है तो तुम अपने कान में रुई ठूस लो। भैया हमरा गोलू तो ऐसे ही गाएगा, चाहे जो कर लो। और आगे से अब्दुल और ढोलकचंद दोनों में थोड़ा झगड़ा हुआ और गांव वालों ने आके बीच बचाव किया। पर फिर अगले दिन भी वही हुआ। गोलू ने हल्ला मचाना शुरू किया। अब्दुल ने तकिए से सर ढक लिया, लेकिन गोलू की आवाज तो ठहरी जोरदार, तकिए से कहाँ रुकने वाली थी। 2 दिन से जागा अब्दुल बड़ा परेशान हो गया। या खुदा, अब तो मैं रहूंगा या ये ढोलकचंद का गधा। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसको दूर जंगल में छोड़ के आता हूँ। अब्दुल चुपचाप ढोलकचंद के घर गया। ढोलकचंद काम से शहर गया था तो घर पर कोई नहीं था। गोलू गोदाम में बंधा हुआ था। अब्दुल निडर हो गोलू को खींचता हुआ जंगल में ले गया। अरे ये अब्दुल आज मुझे कहाँ ले जा रहा है? लगता है ले जाके घास खिलाएगा। चल गोलू, पेट पूजा हो जाए। आधी रात को जंगल में खूब अंधेरा था और गोलू भी नटखट था, इधर उधर भुदकने लगा। अचानक गोलू एक गहरे खड्डे में गिर गया। अरे नहीं, ये खड्डा तो शिकारी ने बनाया है जानवर पकड़ने के लिए। गधा कहीं का अब चिल्ला, पर ये तो मेरे घर के पास ही है, इसकी आवाज तो और ज्यादा आएगी। अब क्या करूं?
मुझे सोना है और ये नहीं सोने देगा। मैं इसको जिंदा काट दूंगा, इसी खड्डे में कब्र बना दूंगा इसकी। अब्दुल गुस्से में एक फावड़े से मिट्टी डालना शुरू कर देता है। नीचे गोलू दर्द से करा रहा होता है। लग गई, कीड़े पड़े इस अब्दुल को। अंधेरे में दिखता नहीं है तो क्यों घूमने निकलता है? इतनी जोर से दर्द हो रहा है पैर में। और अब ये क्या? अब मिट्टी क्यों फेंक रहा है मुझ पे? कहीं से रस्सी लेके आ। अब्दुल मेहनत से मिट्टी डाल डाल के खड्डे को भरने लगा। अरे वाह, मैं समझ गया। अब्दुल इतना बुरा भी नहीं है। वो मिट्टी इसलिए फेंक रहा है ताकि मैं ऊपर आ सकूं। मिट्टी झाड़ो ऊपर आओ, मिट्टी झाड़ो ऊपर आओ, ऊपर चढ़ो, मिट्टी झाड़ो ऊपर चढ़ो। तो इस तरह अब्दुल मिट्टी डालता रहा और उधर गोलू अपनी ऊपर से मिट्टी झाड़ कर ऊपर चढ़ता रहा। कम ऑन अब्दुल, और मिट्टी डाल। शाबाश, जल्द ही मैं ऊपर आ जाऊंगा। सारी मिट्टी डाल दूंगा, जल्दी ही खड्डा भर जाएगा और गधा मर जाएगा। सुबह होने वाली है। आज तो सोने नहीं मिला, पर कल चैन से सोऊंगा। अब्दुल मिट्टी डालता रहा, गोलू झाड़ता रहा, चढ़ता रहा। जल्दी ही लगभग पूरा खड्डा भरने आया और गोलू ऊपर पहुंच गया। अब्दुल ने गोलू को देखा और चौंक गया। या खुदा, ये क्या चमत्कार है? इस गधे को मैं मार रहा था, पर ये तो जिंदा निकल आया। हे परवरदिगार, मैं तेरा इशारा समझ गया। तूने मुझे इस पाप से बचा लिया। फिर अब्दुल गोलू को वापस उसकी गोदाम ले आया और जहां से खोला था वही बांध दिया। गोलू को भी अब्दुल पे तरस आ गया और वो थोड़ा कम रखने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि अगर हम अपनी मुश्किलों को झाड़ के ऊपर चढ़ना सीख ले तो जरूर ऊपर उठ सकते हैं। धनी राम एक बहुत ही मेहनती किसान था। एक गांव में वो अपनी पत्नी लाली और बेटे बंसी के साथ रहता था। अपने नाम के विपरीत वो धनी बिल्कुल नहीं था। वो मेहनत करता और जैसे तैसे अपने परिवार का गुजर बसर करता। पर एक बात थी, उसके पास जब भी कुछ होता वो दूसरों की मदद करने में कभी संकोच नहीं करता। अलक निरंजन, कोई है घर में? अरे प्रणाम बाबा, आइए आइए आइए, पधारिए, यहाँ विराजिए बाबा। बच्चा, कुछ खाने को मिलेगा? जरूर बाबा, मैं अभी लेकर आया। अरे ओ भगवान, सुनो, एक महापुरुष पधारे हैं हमारी कुटिया में। जल्दी से कुछ परोस दो। हे भगवान, यहाँ अपने खाने को नहीं है और वहाँ दूसरों को पकवान परोसो। अरे ऐसा मत बोलो बंसी की अम्मा, अतिथि तो भगवान स्वरूप होते हैं। तो भगवान के पास तो सब कुछ है, हम गरीब से ही क्यों लेने आए हैं? अरे तुम इसकी फिक्र ना करो। अच्छा, कुछ तो बनाया है ना? जो भी बनाया है मेरे भाग का दे दो। मैं तो पानी पी के भी पेट भर लूंगा। मुझे भूख नहीं लगी है वैसे भी, तो मेरे हिस्से का उनको दे दो। ये लीजिए बाबा, आराम से खाइए। और ये थोड़ा दूध है, घर का है, ये भी ग्रहण कीजिए। बच्चा, ये रखो, ये पोटली, इसमें कुछ पत्थर डाल के शाम ढलने के बाद अपने पिताजी को दे देना। और याद रखना, 4-5 पत्थर से ज्यादा मत डालना। पिताजी पिताजी, ये देखो, मैंने इसके अंदर पत्थर डाले तो इससे कितनी सुनहरी रोशनी निकल रही है। अरे हाँ, ये क्या है? ये क्या किया तूने? कहां से मिली तुझे ये पोटली?
उस दिन साधु बाबा आए थे, उनने दी थी। बोला था इसमें पत्थर डालना, बस सूरज ढलने के बाद। तो मैंने अभी इसमें 2 पत्थर डाले और कुछ देर बाद इसमें से रोशनी निकलने लगी। अरे ये कहां से आया तेरे पास? झूठ तो नहीं बोला ना कि पत्थर डाले थे? नहीं पिताजी, पत्थर ही डाले थे मैंने, सच्ची। लाली ये सब देख रही थी, वो भी आश्चर्यचकित रह गई। तू सच बोल रहा है? लगता है बाबा ने जादू की पोटली दी है बंसी को। चलो और पत्थर डाल के देखते हैं। पर अम्मा, बाबा ने कहा था कि दिन में बस एक ही बार डालना। तो कल सुबह देखते हैं फिर से पत्थर डाल के। अरे अम्मा, सूरज ढलने के बाद डालने को बोला था। अरे मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। अगले दिन तीनों शाम होने का इंतजार कर रहे हैं। जब सूरज ढल गया तो धनीराम ने 3 पत्थर उस पोटली में डाल दिए। फिर थोड़ी देर में तेज रोशनी हुई और वो पोटली भारी हो गई। धनीराम ने पोटली खोली तो उसमें चमकते हुए सोने के 6 सिक्के निकले। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। हे भगवान, विश्वास ही नहीं हो रहा। ये क्या सच में सोना है? हाँ, ये तो सच में जादू है। विश्वास ही नहीं होता। मानो ना मानो ये उन बाबा का ही किया धरा है। 3 पत्थर डाले तो 2 गुना सिक्के निकल के आए। कल एक सिक्का ले जाके सुनार को दिखा लाता हूँ, पता चल जाएगा कि सच में सोना है या नहीं। हमारे तो अब अच्छे दिन आ गए। अब तो हम अमीर हो जाएंगे। जो खाना है खाओ, जो पहनना है पहनो। हाँ सच में, अब तो हम और भी बहुत गरीबों की मदद कर सकते हैं। कोई भी हमारे यहाँ से भूखा नहीं जाएगा। और लालच नहीं करना है, जब जरूरत हो तभी ये काम करेंगे, ठीक है? धनीराम और लाली बहुत अमीर हो गए। वो दूसरे गांव में एक बहुत बड़ा मकान बनवा लेते हैं और एक बड़ा सा खेत भी खरीद लेते हैं। धनीराम लोगों की मदद करता है और कभी भी उनके घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। पर लाली को लालच आ जाता है। एक दिन धनीराम को बाजार से लौटने में देर हो जाती है। क्यों ना मैं आज खुद वो पोटली को पत्थर से भर दूं? वो पोटली उठाती है, पर पोटली तो पूरी फट चुकी थी, टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वो परेशान होकर रोने लगी। जब रात को धनीराम घर लौटा तो उसको सारा किस्सा सुनाया। मेरे से गड़बड़ हो गई। वो पोटली तो सारी फट गई। ओह, कोई बात नहीं भगवान, रोना नहीं। अपनी किस्मत में इतना ही लिखा था और अब तो हम संपन्न हो गए हैं। सब कुछ तो है हमारे पास और मेहनत करके और भी कमा सकते हैं और दूसरों की मदद भी करेंगे अपने बल पे। ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ। मैं लालच में भूल ही गई कि सिक्के तो दुगने होते हैं। हाँ, ये ठीक कहा। लालच में आदमी सब भूल जाता है और पाने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर देता है। सच बोला है जी, जो है वो बहुत है और मेहनत तो अपनी है, कभी कोई नहीं ले सकता। ये हुई ना बात। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमको दूसरों की मदद करनी चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। बच्चों, ये कहानी है एक बाग की। बाग मतलब बगीचा। एक बहुत सुंदर बगीचा था जहाँ तरह तरह के फलदार वृक्ष, पेड़, पौधे और सुंदर सुंदर फूल थे। इस बगीचे का मालिक एक बड़ा सा राक्षस था जो कई साल बाद अपने घर वापस आया था। राक्षस ने वापस आने पर देखा कि उसके बगीचे में बहुत सारे नन्हे बच्चे खेल रहे हैं। ये देख के राक्षस को बहुत गुस्सा आया। अरे ओ बच्चों, ये बगीचा मेरा है, तुम लोग यहाँ क्यों खेल रहे हो? निकलो, जाओ मेरे बगीचे से।
राक्षस की आवाज सुनकर सारे बच्चे फौरन वहाँ से भाग गए, पर राक्षस ने सोचा, अभी तो मैंने डांट के भगा दिया है, पर मैं हमेशा तो नहीं रहता। ये बच्चे मेरे बगीचे में नहीं खेलना चाहिए। फिर राक्षस को एक उपाय सूझा। उसने बड़े बड़े पत्थर लेके इकट्ठे किए और अपने बगीचे की चारों ओर एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी। अब मेरा बगीचा सेफ है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। हा हा हा। दीवार देख के बच्चे बहुत उदास हुए। उनसे उनका बगीचा छीन गया था। अरे पप्पू, अब हम कहाँ खेलेंगे? हमारा सुंदर बगीचा। क्या कर सकते हैं? राक्षस बहुत शक्तिशाली है और खतरनाक भी। बच्चे तो चले गए, पर बगीचे में एक अनजान सी शांति छा गई। सब पेड़ उदास। भाई पीपल, कब से कोई बच्चा नहीं आया हमारे साथ खेलने, और हमको तो अपनी शक्ति बच्चों के हंसने खेलने से ही मिलती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बगीचा नहीं बच पाएगा। हाँ भैया आम, जब से ये राक्षस आया है बच्चे नहीं आ रहे, पर हम तो कुछ कर नहीं सकते। फिर कुछ महीनों बाद सर्दी का मौसम आया। बर्फ गिरी और बहुत ठंडी हो गई। बगीचे के सारे पेड़ पौधे मुरझा गए, सबकी पत्तियां झड़ गई और सिर्फ तने ही बचे थे। लेकिन कुछ महीनों बाद बाकी जगह बसंत आई और सब बर्फ चली गई, पर राक्षस के यहाँ सर्दी ही थी और बर्फ जमी हुई थी। अरे ये क्या हो रहा है? सब जगह सुहानी धूप है, पर मेरे यहाँ ही बर्फ पड़ी है। हे भगवान, न जाने ये क्या श्राप है। तभी वहाँ एक तोता और एक बुलबुल बात कर रहे थे। अरे बुलबुल, यहाँ तो बहुत ठंड है, बाहर तो अच्छा मौसम है। तोता भैया, यहाँ पहले बच्चे खेलने आते थे, अब कोई नहीं आता। सारी कुदरत उदास है। राक्षस बच्चों को आने नहीं देता। देखो कितनी ऊंची दीवार बनाई है। राक्षस पंछियों की भाषा समझ सकता था। ये सुनते ही उसको फौरन समझ आ गया। उसने बड़ी मेहनत से फिर से वो पत्थरों की दीवार हटा दी और उसने बच्चों को जाके कहा, अरे बच्चों, तुम लोग मेरे यहाँ खेलने आओ। सुबह खेलो, हाँ, पर दोपहर को मैं सोता हूँ। फिर शाम को तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलने आऊंगा। तुम लोगों के बिना बगीचे में कोई मजा ही नहीं आ रहा है। आ जाओ सब। ये बात सुन के बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। बच्चों के आने से बाग में भी रौनक आ गई। जल्दी सारी बर्फ चली गई। पेड़ों में नए पत्ते और फूल निकलने लगे। बाग फिर से पहले जैसे फलने फूलने लगा। सब बच्चे राक्षस के दोस्त बन गए थे और सब साथ में खेलते थे। ओ अंकल, मुझे फर्स्ट करो। अरे नहीं, मेरी बारी है, मुझे तो। ना 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 ना, ये गोल तो मैं ही करूँगा। हा 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 हा। तो भैया आम, अब तो खुश हो ना? फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।